लेकिन अगर ऐसा होता है, तो क्या आईएमएफ फिर भी पैसे देगा? क्योंकि आईएमएफ तो शायद रोज़ ही नई कंडीशंस लगा देता है। अभी बिल्कुल। कुछ और टैक्स नेट को वाइडन करने की वो बात कह रहा है कि सब्सिडी केवल सबसे गरीब आदमी को दी जाए और टैक्स नेट वाइडन किया जाए। तो क्या जी। पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं, जो लैंडेड क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो और करोड़पति, खरबपति लोग हैं, क्या वो बिल्कुल। असल में टैक्स देना चाहते हैं या वो टैक्स देंगे? टैक्स नेट वाइडन होगा, बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर जिस वक़्त हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है या जो गवर्नमेंट होती है, जब भी उन्होंने चाहा कि वाक़ई हमने इस टैक्स नेट को वाइड करना है, वो ये नहीं करते। वो इस वक़्त हमारे ग़ालिबन 3.2 या 2.2 मिलियन लोग हैं जो हुँ, टैक्स नेट में हैं। उनके ऊपर मज़ीद बर्डन डाला जाता है। बाकी लोगों को कहते हैं कि और उनके अपने लोग भी उनको बचाया जाता है जो बहुत बड़े-बड़े फ्यूडल्स हैं, ₹1 का टैक्स नहीं देते। अपना पैसा हुँ, वो पाकिस्तान में नहीं रखते। जितना कमाते हुँ, वो यहाँ से हैं, किकबैक्स लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और वो पैसा अगले दिन ही आपको दुबई के किसी बैंक में या फिर वहीं पे नज़र आएगा, वहाँ से कोई वेला खरीद लिया, कोई बिज़नेस एम्पायर खरीद लिया, कुछ कोई कंपनी खरीद ली। यही तो मसला है पाकिस्तान का कि यहाँ का हुँ, पैसा जाता बाहर है। अगर यहाँ पे हुँ, लगाया जाता और टैक्स प्रॉपर दिया जाता, जिनको टैक्स देना चाहिए वो नहीं देते। आम पाकिस्तानी से टैक्स लेके इनकी जिंदगियां चलती हैं, इनकी गाड़ियां, इनके हुँ, जहाज, इनके बैंगलोज, इनके ऑफिसेज, ये सारी चीजें, सारी अय्याशियां इन तीन चार जो बड़े इदारे हैं उनके चल रहे होते हैं। अगर ये जिस दिन इन्होंने कहा कि यार हम ये नहीं करेंगे, हम एक छोटे से ऑफिस में बैठेंगे, पीएम का बहुत बड़ा ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसके हुँ, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीजें देखी जाए तो शायद वो करोड़ों अरबों में आती है पर मंथ। तो हुँ, ये सारी चीजें वो कभी खुद नहीं चाहते। खुद उनको चाहिए कि मेरे पास बम प्रूफ किस्म की जो है वो या बुलेट प्रूफ किस्म की V8 हो, उसमें मैं ट्रेवल करूंगा बिजनेस क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में मैं कहूंगा, या फिर अपना पर्सनल जेट लेके जाऊंगा मुख्तलिफ विजिट्स पे अगर मुझे जाना है। 5 स्टार 7 स्टार से नीचे मैं स्टे नहीं करूंगा, वो कभी नहीं चाहते। हुँ, लेकिन टैक्स नहीं दूंगा। जब आप सालाना, जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस मोस्टली या फिर हमारे मिनिस्टर्स, बिलीव मी, एफबीआर की वेबसाइट्स पे जब उनकी चीजों को मैं पढ़ता हूं तो मुझे अपना आप बड़ा अमीर अमीर लगता है गौरव जी। इसलिए कि मैं कहता हूं यार इतना कम टैक्स ये लोग दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये फिरते हैं, पूरी दुनिया में ये जा रहे होते हैं, लेकिन टैक्स जब आप इनका हिसाब किताब कर ले तो 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000 पूरे साल का टैक्स। लेकिन तो घर पाकिस्तान की के जनता कुछ नहीं बोलती ऐसे लोगों को? पाकिस्तान की जनता जो इस समय दब रही है, पिस रही है, वो कुछ नहीं बोलती? देखें, खाली बोलने से काम नहीं होता। अफसोस के साथ मैं अपने लोगों को यही, जब भी बात होती है मैं कहता हूं कि बाकियों के लिए आप लोग इकट्ठे, आपकी गैदरिंग जो है ना वो कभी नवाज शरीफ के लिए, कभी जरदारी साहब के लिए, कभी मौलाना फजल रहमान के लिए और कभी इमरान खान के लिए होती है। अपने राइट्स के लिए आप कभी इकट्ठे नहीं हुए। जिस दिन नहीं, आप फिलिस्तीन अपने, के लिए खड़े हो जाते हैं, कश्मीर के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने लिए नहीं खड़े खड़े होते। वो तो एक अलग दुकान है ना, वो तो एक अलग चूरन है गौरव साहब, वो तो एक अलग हाँ, चूरन है ना। वो तो उसके बगैर तो फिर आपको पता है ना, वो 12 मसालों वाली चाट बनती नहीं अगर वो वाला तड़का उसके साथ ना हो तो। कश्मीर वाला हुँ, तड़का तो हमें जब जरूरत होती है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ना उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, फिर कभी फलस्तीन को हुँ, हम उठा लेते हैं। हालांकि कर हम कुछ भी नहीं सकते, ये हुँ, सबको पता है, जो ऊपर बैठे हैं उनको भी और जो नीचे वाले जो प्रोटेस्ट में आते हैं उनको भी, कि होना कुछ भी नहीं है लेकिन करना है हमने अपने लिए। जिस दिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने राइट्स के लिए, ये लोग निकले, तो फिर इनकी जिंदगियां बदलेंगी। वरना यही 10 किलो के आटे के पीछे बेचारे एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, एक दूसरे के कपड़े सही पाड़ेंगे, बात एक है। दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे इमरान खान जिंदाबाद तो फलां मुर्दाबाद। जिस दिन इन्होंने ये चीज छोड़ दी फिर सही होगा। वरना यही एक जाएगा दूसरा आएगा, जिसे कहते हैं कि भरे हुए पेट वाला जाएगा और भूखा आएगा। और इन लोगों को हाँ, जिसे कहते हैं भेड़ बकरियां समझते हैं। बिलीव मी, अगर जिस दिन हुँ। इसको कौम समझा गया, इसको जनता समझा गया, तो इनकी जिंदगियां तब्दील करने के लिए भी फिर कोशिश करेंगे। लेकिन उनको पता है कि अगर ये इस तरीके से हम इनको नहीं रखेंगे, फिर हमारी हुकूमतें, हमारी ये सारा जो फूफा है ये खत्म हो जाएगा। इसको खत्म नहीं होने देते। और माशाल्लाह से हमारी कौम भी ऐसी है कि वो कभी एक पार्टी के पीछे और कभी दूसरे पार्टी के पीछे जाती हुँ। है और समझती है कि शायद हमारे किस्मत को ये बदल देंगे। नहीं, लेकिन आने वाले समय में क्या पाकिस्तान में ये डर है कि अब जब पाकिस्तान की जनता ही इस तरह की बातें हाँ। करने लगी और न केवल आपके खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में भी आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के जब नारे लगते हैं,
तो और जब अब ये खबर आने लगी कि देखिए जनरल बाजवा दुबई चले गए और वहाँ उनका आलीशान मकान था। जनरल मुशर्रफ का कितना आलीशान मकान था दुबई में भी, इंग्लैंड में भी। जनरल कयानी के लिए कहा जाता है कि उनका तो कहीं कुछ आइलैंड इस तरह की खबरें थी। ऑस्ट्रेलिया आप ही में। के अखबारों में पढ़े। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पूरा एक आइलैंड खरीद लिया था। तो बिल्कुल। इससे पाकिस्तान की जनता आर्मी से कोई सवाल नहीं पूछती कि जब यहाँ पर इंडिया ने 370 हटा दिया, कुछ कर नहीं पाई पाकिस्तान की सेना। बालाकोट जाके बॉम्ब कर दिया, कुछ कर नहीं पाई पाकिस्तान की सेना, तो पूछते नहीं है वहां पर। ये बात आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है ये वाला, और ये सवालात ये बाकी इलाकों के नाम आपने लिए। खैबर पुख्तनख्वा में तो ये सवालात पहले भी उठाए जाते थे, बलूचिस्तान में ये सवालात पहले भी उठाए जाते थे, लेकिन जो सवाल उठाते थे उनको उठा दिया जाता था। अफ़सोस के हाँ। साथ अब ये सवाल इस्लामाबाद में भी लोग कर रहे हैं, ये सवाल रावलपिंडी में भी लोग करते हैं, ये लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट में भी लोग करते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि यार अब ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम में ये चीज आ गई। हालांकि ये सवालात तो हमारे पश्तून बेल्ट के लोग पता नहीं कब से उठाते हैं, बलोच हमारे जो करेक्ट। भाई हैं वो पता नहीं कब से उठाते हैं, कोई आज से तो नहीं है। शायद 30-40 साल हो गए, 50 साल हो गए, फ्रॉम लास्ट 3 और 4 डिकेड्स। लेकिन जब इन्होंने अब उठाना शुरू कर दिया तो अब मुझे लगता है एक्सक्यूज मी, अब मुझे लगता है कि शायद अब कुछ तब्दीली आ सकती है, क्योंकि पहले तो ये समझते थे कि ये अटक से लेके और फिर रहीम यार खान तक अगर यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे लोग खुश है, लोगों की जिंदगी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान अच्छा है। क्योंकि बाकियों को तो वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि इनको बड़ा सर का ताज बना के रखा हुआ था, लेकिन ये बाकियों को तो बिल्कुल ही जिसे किसी खाते में नहीं लेके आते। अब ये सवालात उठते हैं, ये सवालात मैंने देखा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। मैंने स्टूडेंट से भी ये सुना, मैंने इसको बड़ी उम्र के लोगों से भी, सरकार के यहाँ जो नौकरियां करते हैं उनसे भी, और ये सवालात वो उठा रहे हैं जो आपने किए कि बाजवा साहब के वो 12 अरब वाली कहानी, और ये जनरल आसिम बाजवा जो है उनका जो एम्पायर है जो पिज्जा वाला, उसके हवाले से जनरल मुशर्रफ साहब, जिसको हमारे पेशावर हाई कोर्ट ने फांसी दे दी थी, तो हमारे फौज के उस वक्त के जो गफूर साहब थे, आसिफ गफूर साहब, वो गुस्से हो गए थे कि यार ये जज तो पागल हो गए। तो इस तरह की चीजें अब लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत हो गया, 75 ईयर हो गए, आप कब तक हमें ये कहानी सुनाएंगे कि हम कश्मीर को फतह करेंगे, तो कभी आप कहेंगे कि हम काबुल को फतह करेंगे, तो कभी आप हमें कहेंगे हम तो फलस्तीन को वापस ले लेंगे। हालांकि न तो फलस्तीन हमारा इलाका हिस्सा था और ना काबुल हमारा हिस्सा था, और कश्मीर भी एक डिस्प्यूटेड लैंड के तौर पे चलता आ रहा है, तो ना पहले था और शायद ना अब हो। तो ये चीजें अब लोग तो कुछ इस तरह की खबरें, क्या ये खबरें सही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान समेत जो इलाके हैं वहां पर भी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन जबरदस्ती चाइना को दी जा रही है? इस तरह की कुछ खबरें देख रहा था मैं। देखिए ये जीबी में ये चीज़ हुई थी, अभी कुछ अरसा पहले की बात है, और वहाँ पे कुछ शायद एक सोसाइटी बनने के लिए इन लोगों ने ट्राई किया था, और उस पे बड़ा इनको सख्त किस्म की रेजिस्टेंस मिली थी, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। मुझे बल्कि वहाँ एक दोस्त ने मुझे वो वीडियो भेजी, तो मैंने ट्विटर पे भी लगा दी थी, और बाकायदा वो कह रहे थे कि भाई जी जी, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह नहीं चलेगा, जो आप लोग कहते हैं कि आएंगे और कहेंगे ये जमीनें खाली कर दो, या हमारी जमीनें हैं हमारी, उसके बगैर आप कहोगे कि यार ये मतलब अब हमारी हो गई। तो ये वाली चीजें अब लोग कर रहे हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग उठते हैं, और ये मेरे ख्याल में इट्स अ गुड साइन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि अगर गलत है तो वो गलत कहना हमें चाहिए, और मतलब इनको भी अब समझ लेना चाहिए कि बस जो 75 ईयर जो कुछ हुआ, जो गलतियां की, बस उसके साथ अब कहें कि यार इसको हम सुधार, अगर पिछले वाले को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आगे तो उसको रिपीट ना किया जाए ना। वो कश्मीर में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो किसी भी जगह पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, मेरे ख्याल में वो गलत है। उसको ये चीज इनको अब मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है। जीबी वाली पे तो मैं बड़ा हैरान हुआ, जो शनय में भी वो बात कर रहे हैं, पश्तो में भी वो बोल रहे हैं, वो उर्दू में भी बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने तो इसीलिए किया कि भाई, और वीडियोस इसलिए बनाई कि वो चाह रहे थे कि ये बाहर ये बात चली जाए और लोग इसके ऊपर बात करें। तो मेरे ख्याल में अब इनको थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े से बैकफुट पे ये लोग गए। अच्छा, चलते चलते मैं सिक्योरिटी के बारे में पूछना चाहता था, और क्योंकि आप केपीके के हैं, सिक्योरिटी की स्थिति इस समय, सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में? जिस तरह से केपीके में या बलूचिस्तान में डेली हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी एक कॉन्वॉय पर अटैक, कभी दूसरे कॉन्वॉय पर अटैक, कभी 9 लोग मर गए, कभी 15 लोग मर गए। कौन अटैकर्स हैं, और पाकिस्तान आर्मी या एफसी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनसे डील करने की?
देखिए, ये एक बड़ी मुश्किल किस्म की जंग है, मैं ये कह दूँगा। और जहाँ तक बात आप करें सिक्योरिटी सिचुएशन की, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग एरियाज़ हैं। यहाँ पे बल्कि अभी कल मुझे पेशावर आईजी ऑफ़िस से एक थ्रेट अलर्ट का एक लेटर मुझे मिला, और उसमें यही कह हुँ, रहे थे कि जी एक और अटैक नेक्स्ट 5 टू 10 डेज़ में टीटीपी प्लान कर रहा है, और वो पेशावर या फिर इस तरह के सराउंडिंग में पुलिस फ़ोर्स के ऊपर वो हमला हो सकता है। तो ये तो हुँ, सिचुएशन है। अभी आपने बोलान में देखा, सिब्बी में लास्ट मंडे को हुँ, वहाँ पे जो अटैक हुआ, 9 बल्कि 11 हुँ। लोगों की जो है वो एफसी के हाँ, कंसिस्टेबलरी के जो लोग थे, वो बेचारे इलेक्शन मारे ड्यूटी गए। से जो लौट रहे थे, हाँ। सिर्फ मेले से बेसिकली वो आ रहे थे, मेले क्योंकि से, हाँ, इस हाँ, स्प्रिंग का एक मेला होता है वहाँ पे, तो वहाँ से उनकी हाँ, वापसी क्वेटा की तरफ हो रही। तो ये हाँ, चीज़ें एक मुश्किल सिचुएशन से मेरे ख़्याल में ये लोग गुज़रे, लेकिन जो आम बेचारा सिपाही है, वो ज़्यादा, क्योंकि फ्रंट पे वही होता है, वो शुमाली हुँ, वज़ीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में हो, या फिर बाजोड़ में हो, या ड्यूरन लाइन के उस तरफ, इस तरफ, जहाँ पे भी हो, या फिर बलूचिस्तान में हो, वो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है। और जहाँ तक बात है कि एक्शन कौन सा, तो ऑपरेशन इस वक्त सच कोई ऐसा बड़ा नहीं हो रहा कहीं पे भी ना, अच्छा बलूचिस्तान में तो जी। ज़रबेज़ से जो पाकिस्तान आर्मी ने गेन किया था, वो सारे इलाके एक बार फिर टीटीपी और बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस वहाँ पर आ गए हैं। मैं तो ये पढ़ रहा था कि शायद स्वात में भी एक बार फिर टीटीपी बहुत बड़े तरीके से आ गया। सवात में आए थे, लेकिन सवात के लोगों ने इस दफा, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस आए हैं, और वो लोग बैठे रहे, कहते हैं कि या आप लोग रहोगे या फिर हम लोग रहेंगे। सवात के बड़े हुँ, जबरदस्त किस्म के लोग हैं, और हाँ, हाँ। उनको बुलाया गया, और उनको उन्होंने बाकायदा फोर्सेस के लोगों को कहा, कहते हैं आप लोग दरमियान में से निकल जाओ, हम जाने और टीटीपी के लोग जाने। अगर वो हमें मतलब साइड पे कर देंगे तो सवात उनका हो जाएगा, वरना हम उनको भगा देंगे, क्योंकि वेपन ओह! लोगों के पास होते हैं। तो वो भाग गए, स बिलीव मी, के सवात से वो लोग निकले, वो वापस चले गए ठीक। जहां पे भी वो गए हैं। लेकिन वहां पे क्योंकि फोर्सेस के लोगों को भी पता था कि अब ये बहुत एक बड़ी गैदरिंग हुई, तो वो काबू में आने वाले नहीं है। तो एक तो ये चीज हुई। फिर इसके साथ साथ जहां तक बात है बाकी इलाकों की, तो बाकी इलाकों में जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, गुरु साहब, हुँ, उसके बाद से हमारी जो स्ट्रेटजी थी, मेरे ख्याल में हमने एक और टाइम गलती करके हमने कहा जी हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने कहा यार जेलें खत्म कर दो, खोल दो। वहां हुँ, पे टीटीपी के तकरीबन मोर देन 5000 लोग जो थे वो वहां पे 5000 थे। हाँ। वो जब उनको खोल दिया, तो वो कहाँ उन्होंने जाना था, वो काबुल में तो नहीं रह रहे, ना वो निंगरहार में रह रहे हैं, ना वो कंधार और कंदूस में रह रहे हैं। वो हुँ, आके वो कोई बाजवड़ आया, कोई नॉर्थ साउथ हुँ, वजीरिस्तान में आया, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों में भी इनकी प्रेजेंस थी, कराची में इनकी प्रेजेंस थी, लेकिन ये क्योंकि हुँ, अंडरग्राउंड हो गए थे ऑपरेशन होने की वजह से, और मतलब इनको क्योंकि अफगानिस्तान से भी टफ टाइम मिल रहा था, यूएस फोर्सेस कर रही थी, अफगान फोर्सेस कर रही थी, इधर से पाकिस्तानी फोर्सेस एक्शन करती थी। तो वो जिस वक्त वो जनरल फैज साहब के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा हुँ, एलिगेशन है कि भाई आप बार बार जाते थे और वहां पे कहवा पी के आ जाते थे और कहते थे बस एवरीथिंग इज फाइन, और बस जैसे काबुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वहां पे इस्लामाबाद की गवर्नमेंट चलेगी। तो उन हुँ, लोगों वो हुँ, लोग हमसे नाराज हुए, और उन लोगों ने, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि टीटीपी ने उनके साथ एक जिसे कहते हैं साथ दिया जब वो अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मेरा नहीं हुँ, ख्याल कि इस वक्त अफगान तालिबान कोई ऐसी कोशिश करेंगे या फिर उनको वहां से निकालेंगे या उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करेंगे। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल पाकिस्तान ने उस वक्त मिसकैलकुलेट करके अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी, और टीटीपी काफी एक्टिव है, जो मैं उनको देख रहा हूं अभी, काफी हुँ, एक्टिव भी है और काफी स्ट्रांग भी नजर आ रही है उनकी स्ट्रेटजीज। गौरव जी, आज से जो 5-7 साल पहले थी उसके मुकाबले में आज उनकी स्ट्रेटजी वो ज्यादा स्मार्टली खेल रहे हैं। उनके पास ज्यादा जिसे कहते हैं कि नया वेपन जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो उनके पास है। हुँ, उनके पास मीडिया की पावर है। वो ट्विटर पे यकीन करें कि वो बहुत एक्टिव हैं। उनकी चीजें जब मैं देख रहा होता हूँ, अक्सर मुझे इनबॉक्सेस आ रही होती है कुछ चीजें, हुँ, तो वो ये कर रहे होते हैं कि वो ऐसे नहीं है कि हम लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी है तो शायद हुँ। उनको कुछ नहीं पता। वो मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा क्लियर माइंड के साथ अपनी गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये है कि कभी कुर्सी की जंग चल रही है इस्लामाबाद में, जब इससे सही फुर्सत बात होगी है। तो फिर उसके बाद कुछ होगा। नहीं, आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त इनसाइट दिया हमें और मुझे उम्मीद यही है कि सब आप सुरक्षित रहिए और मैं फिर आपके पास लौट कर आऊँगा फिर ये चर्चा आगे बढ़ाएँगे क्योंकि जी। सरहद के उस पार क्या हो रहा है, ये हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। फ़खर यूसुफ़ज़ई एनालिस्ट, जर्नलिस्ट आप जुड़े हमारे साथ इस्लामाबाद, पाकिस्तान से बहुत-बहुत धन्यवाद।
पाकिस्तान की इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर हमारी ये जो पड़ताल है ये लगातार जारी रहेगी। पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, सबसे पाकिस्तान एक साथ इसे झेल रहा है। क्या होगा आने वाले समय में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट के साथ हम इस पे बहुत पैनी नजर रखेंगे। आप देखते रहिए आज तक, जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल को। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फकर भाई। थैंक यू गौरव जी, Yes. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू, ओके, गुड बाय।